हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो फोकस है वो हमारा जो पेपर 2 होने वाला है आरपीएससी प्रोग्रामर का, जिसके अंदर हमारे पार्ट आने वाला है सैड एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर हमारा जावा आ जाएगा, एडवांस जावा के कुछ टॉपिक्स हैं और हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले एक जस्ट कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम जो आईपी एड्रेसिंग है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो पार्ट है आईपी एड्रेसिंग, उससे रिलेटेड थोड़े से एमसीक्यूज आप लेकर आइए। तो आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत बार बच्चे क्या बार बार एक ही चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगी, ताकि क्या है आईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू अ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ओवर 30% ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर कैंसल्ड बिफोर कंप्लीशन। देखो, सैड के अंदर क्या है, जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अपना सब्जेक्ट है, उसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है, जो वर्डिंग्स है ना क्वेश्चन की, उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वर्डिंग्स पे भी आपने ध्यान दिया और आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए, तो आपका क्या है 60% तो आंसर वहीं पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वर्डिंग्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा क्या जरूरी है, इसके साथ ही साथ थोड़ा रिमेम्बरेंस, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, चीजें क्या है बहुत ज्यादा एम्बिगस हो जाती है। कई बार हम मिक्स करने देखने चलते हैं तो बहुत चीजें मिक्सड अप हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस पर आप ध्यान दोगे तो आप आंसर निकाल पाओगे। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ओवर 30% ऑफ ऑल दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर कैंसल्ड बिफोर कंप्लीशन एंड ओवर 70% ऑफ द रिमाइंडर फेल टू डिलीवर एक्सपेक्टेड फीचर। अब इस क्वेश्चन से समझ में क्या आ रहा है कि मतलब कंप्लीशन से पहले या तो वो फेल हो रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, या तो कैंसिल हो रहे हैं, या फिर जो 30% जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो कैंसिल ही हो रहे हैं, ठीक है ना, बिफोर दी कंप्लीशन। और दूसरा क्या कह रहा है, 70% जो बच्चे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं जो भी डिलीवरी होती है एक्सपेक्टेड फीचर्स की उनको प्रोवाइड करने में। तो सबसे मेन सिचुएशन इसकी क्या हो सकती है, तो फर्स्ट क्या है, पुअर चेंज मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट हम यहाँ नहीं बोल सकते, चेंज मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि मैनेजमेंट का आप डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं बोल सकते कि आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे फेलियर है। क्या पता आपको मैनेजमेंट अच्छा भी हो, तो इसको आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। दूसरा क्या है, पुअर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स ही प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करी है तो आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है उसको, आप जो एक्सपेक्टेशन है आपके यूजर की उस पर नहीं फुलफिल कर पाओगे। तो उस वजह से क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो वो कैंसिल हो जाते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं एक्सपेक्टेड फीचर्स में डिलीवर करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मैंने एक साथ ही लिख लिए। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी हमारे बहुत आते हैं, या तो ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज प्री रिक्विजिट फॉर क्वालिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है क्या ये प्री रिक्वेस्ट है आपके क्वालिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट का। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही हमारा, जब अगर हम रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से मैनेज करेंगे तभी हम एक क्वालिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। देखो ट्रेसेबिलिटी का मतलब समझेंगे अभी हम, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। इट मे ऑल्सो बी रेफर टू एज द हार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सही क्यों है, मैं देखिए जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है मैं बता रही हूँ, बट अगर कोई क्वेश्चंस में अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, अगर डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट हम आगे अर्लियर वीडियोस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। तो प्लीज अगर आपको लगता है फिर भी कि अगर उस क्वेश्चन का आपको इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आया, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप पिछले वीडियोज देखिए, उनसे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डिस्क्राइब एंड फॉलो द लाइफ ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो आपकी लाइफ है, रिक्वायरमेंट की लाइफ है, क्या बोल सकते हैं एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट के साइकिल है उसको डिस्क्राइब करना और उसको फॉलो करना, दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका बताता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। तो रिक्वायरमेंट जो होती है ना आपकी ओरिजिन से ट्रेस होना स्टार्ट होती है, और कब तक स्टार्ट होती है, थ्रू आउट योर डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और ये पूरा जब भी आपका ऑनगोइंग रिफाइनमेंट चल रहा है या जो भी आप डेवलपमेंट चल रहे हैं, इटरेशंस हो रहे हैं उसके अंदर, उसके टाइम पे ऑनगोइंग रहेंगी हमेशा। तो एक तरीके से इसलिए हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी क्या है, हार्ट है आपके रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का, क्योंकि आप इसमें फॉरवर्ड भी डायरेक्शन में चलते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलते हो, टू डिस्क्राइब एंड फॉलो द लाइफ ऑफ योर रिक्वायरमेंट। ओके,
एक और देखो, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हैज अ हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट बट डज नॉट नीड ऑन गोइंग फंडिंग थ्रू आउट अ प्रोजेक्ट। तो ये बात है गलत, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट होता है और बाद में आपको जरूरत ही नहीं होती रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विच मॉडल इन सिस्टम मॉडलिंग डिपिक्ट्स अ डायनामिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम मॉडलिंग के अंदर जो डायनामिक बिहेवियर आपका सिस्टम का दिखाता है वो कौन सा मॉडल होता है, आपका बिहेवियर मॉडल होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे मॉडल्ड होता है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेटा प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम और बाय द इवेंट्स दैट स्टिमुलेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अ सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी डेटा होता है उस प्रोसेस किया जाता है सिस्टम के द्वारा या फिर किसी इवेंट के द्वारा और उसको स्टिमुलेट करते हैं उसके रिस्पॉन्सेज को सिस्टम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियरल मॉडल। नेक्स्ट देखिए, द यूएमएल सपोर्ट्स इवेंट बेस्ड मॉडलिंग। देखो इवेंट बेस्ड, अब इसमें अगर मैं वैसे आपको समझा रही हूँ कि कई बार होता है कि जरूर देखो पूरा सेट को वास्टली कवर करना पाना इज नॉट पॉसिबल है ना। आइडियल सिचुएशन है कि आपने पूरा सेट जो है एकदम बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। तो कई बार आप क्वेश्चन के बेसिस पे देखो कि क्या चीज ये पूछना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि इवेंट बेस्ड मॉडलिंग, इवेंट बेस्ड मॉडलिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई एक्शन परफॉर्म होगा या कोई स्टेट आएगी और उसके इवेंट्स के अकॉर्डिंगली आपके ट्रांजिशन होंगे। तो ये चीजें हमने बहुत सारे में पढ़ी, चाहे आपका आर्किटेक्चर सब्जेक्ट की बात करो, नेटवर्क्स की बात करो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, तो इवेंट बेस्ड मॉडलिंग किस में होती है, आपकी स्टेट चार्ट डायग्राम्स में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट चार्ट डायग्राम। नेक्स्ट देखिए, इट अलाउज अस टू इन्फर दैट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ क्लासेस हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, आपके डिफरेंट मेंबर्स है क्लासेस के, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, लेकिन इन क्लासेस की क्या है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम क्या करते हैं, इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सुपर क्लास में रख लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट किसका कहलाता है, आपका इनहेरिटेंस का। और इनहेरिटेंस को हम एक तरीके से और हमारे मॉडल्स में क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हमने हमारे डीबीएमएस में भी पढ़ा है और ये आपके सेट के पार्ट में भी आता है क्योंकि हम ईआर मॉडल यहाँ पे भी कवर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू डायमेंशन ऑफ स्पाइरल मॉडल। तो देखो डायमेंशन जो होती है स्पाइरल मॉडल की दो कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी रेडियल और एक होती है एंगुलर। अब इसमें रेडियल डायमेंशन जो है वो क्या बताती है, क्यूमुलेटिव कॉस्ट, एंड द एंगुलर डायमेंशन क्या बताती है, आपकी प्रोग्रेस मेड इन कंप्लीटिंग ईच साइकिल। ठीक है, जो रेडियल है वो तो आपकी जो कम्युलेटिव कॉस्ट है उसको बताती है, जबकि जो एंगुलर डायमेंशन है वो क्या बताती है कि जो प्रोग्रेस आपकी एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में क्या प्रोग्रेस हुई वो आपकी एंगुलर बताती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल जो है किसका कॉम्बिनेशन है। देखो इंक्रीमेंटल मॉडल किसका कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर मॉडल का और प्रोटोटाइपिंग मॉडल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है छोटे मोटे क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाते हैं जिसमें सिंपली पूछ लिया जाता है कि भाई अगर ये कोई मॉडल है, कोई पॉपुलर मॉडल्स के लिए पूछेंगे, कोई ऐसे मॉडल के लिए नहीं पूछेंगे जिसका आंसर जो बहुत रेयरली यूज किया गया हो या जिसका नाम रेयरली आया हो। स्पाइरल मॉडल वी नो काफी पॉपुलर था। ठीक है, रिस्क एनालिसिस के लिए बहुत इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि स्पाइरल मॉडल जो है किसने डेवलप किया था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कमेंट में, आप मेरे को क्वेश्चन नंबर मेंशन करके प्लीज पक्का आंसर बताइएगा, इससे आपको पता भी चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस आप भी कवर कर पा रहे हैं। अब देखो फिर मैंने दो ट्रू फॉल्स ले लिए, यहाँ पे क्या है ये ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग इज द लास्ट एक्टिविटी इन री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। देखो ये इसने बिल्कुल ही उल्टा बोल दिया है। जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है ना, ये आपकी ऑफन क्या होती है, इनिशियल एक्टिविटी होती है री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर। पहले आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हो, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाते हो, री इंजीनियरिंग कहते हैं इस चीज को। ठीक है, जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को री इंजीनियर करते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग जो होती है वो लास्ट एक्टिविटी नहीं होती है, समटाइम्स कॉल्ड ऑफन इट इज अ इनिशियल एक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग इज ऑफन सिग्निफिकेंटली लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, एक या तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की री इंजीनियरिंग करो, है ना, और एक बिल्कुल ही नया सॉफ्टवेयर बनाओ। कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी, कॉस्ट आपकी न्यू वाले की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल इनिशियल से जीरो से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे, रिस्क भी इसके अंदर ज्यादा होगा क्योंकि बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एनालिसिस करना इसको ईजी हो जाएगा। तो ये बात सही है कि जो री इंजीनियरिंग की कॉस्ट होती है वो आपके न्यू डेवलपिंग सॉफ्टवेयर से कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ कैरेक्टरिस्टिक्स of a software system that can lead to a system error is known as, तो क्या होता है, एरर किसको लीड करता है यहाँ पे, फॉल्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा
सिस्टम फॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, एन इवेंट दैट अकर्स एट सम पॉइंट इन टाइम व्हेन द सिस्टम डज नॉट डिलीवर अ सर्विसेज, यानी कि यूजर जो है वो सिस्टम को यूज कर रहा है बट वो अपनी सर्विसेज ही, सिस्टम जो अपनी सर्विसेज डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है यूजर को, तो यूजर के लिए एक तरीके से वो सिस्टम क्या हो गया, एक तरीके से फेल सिस्टम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम फेलियर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन रिस्क ड्रिवन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो देखो जो रिस्क ड्रिवन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है इसके अंदर आपकी 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक होती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एक होती है आपकी रिस्क एनालिसिस, नेक्स्ट होती है आपकी रिस्क रिडक्शन, और लास्ट होती है आपकी रिस्क डीकंपोजिशन, रिस्क डीकंपोजिशन। ओके, तो कितना स्टेजेस रहती है, 4 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर अ केस वेयर द सिस्टम इज अनअवेलेबल एंड कैन नॉट डिलीवर इट्स सर्विसेज टू यूजर, यानी कि या तो सिस्टम अनअवेलेबल हो गया है या सिस्टम जो है सर्विसेज उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, यानी कि यूजर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो रिक्वेस्ट का कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई सर्विसेज आ ही नहीं रही है, तो इस टाइप के फेलियर को हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ सर्विस, इनकरेक्ट सर्विस डिलीवरी, सिस्टम डेटा करप्शन एंड नन ऑफ द मेंशन। तो देखो एक तरीके से ये क्वेश्चन भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं आपका थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी पे डिपेंड है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि सर्विस, यूजर को सर्विस चाहिए थी लेकिन या तो सिस्टम जो है अनअवेलेबल हो गया या फिर क्या बोल सकते हैं ये सिस्टम जो है सर्विसेज डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि यूजर के पास कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, ब्लैंक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम लॉस ऑफ सर्विस ही बोलेंगे। देखो ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, बी इनकरेक्ट सर्विस डिलीवरी, इनकरेक्ट, यहाँ पे कोई डेटा आ ही नहीं रहा है तो आप इनकरेक्ट कैसे बोल सकते हो, आप इसको मेंशन ही नहीं कर सकते। या फिर सिस्टम और डेटा करप्शन, ये भी हम नहीं कर सकते कि कोई डेटा आया और फिर वो करप्ट हो गया, लेकिन कोई डेटा मिले तो सही तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई डेटा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ सर्विस। तो सैड जो सब्जेक्ट है ना, मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ, आपकी थोड़ी एनालिटिकल एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा चीजें हैं, इतना वास्ट है, कई चीजें बहुत सारी मिक्सड अप है, तो उससे क्या होता है कि सब चीजों को याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता, तो थोड़ा सा आपको अपना एनालिटिकल स्किल यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में, ताकि आंसर आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए। नेक्स्ट देखिए, which reliability requirements are concerned with maintaining copy of the system, यानी कि सिस्टम जो है उसकी डेटा की आपने कॉपीज रख रखी है, ये किस तरीके की रिक्वायरमेंट से कंसर्न होता है, ठीक है ना। तो देखो चेकिंग रिक्वायरमेंट से होगा क्या, नहीं, क्योंकि चेकिंग रिक्वायरमेंट का तो मतलब क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो करेक्टली है या नहीं है। नेक्स्ट है रिकवरी रिक्वायरमेंट, हाँ तो इससे हो सकता है, क्यों, रिकवरी रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि कोई एक डिस्क अगर फेल हो जाती है तो हम दूसरी डिस्क से हमारे डेटा को रिकवर कर पाए, तो हम ये कब कर पाएंगे, जब हमारे पास जो है कॉपी होगी उस सिस्टम की, तो यस, तो इसका आंसर क्या होगा, रिकवरी रिक्वायरमेंट्स होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो रिडंडेंसी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होगा, देखो रिडंडेंसी कभी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिडंडेंसी आप रिकवरी करने के लिए क्रिएट करते हो, और एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट ही एम्बिग्यूअस हुई तो आपका सिस्टम जो है क्वालिटेटिव सिस्टम नहीं बन पाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिस्टम दैट इज डिजाइंड सच दैट द फॉल्ट इन द डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर आप ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हो और अब उसके अंदर क्या है, कोई फॉल्ट आ रहा है, लेकिन उस फॉल्ट के आने की वजह से इट विल डू नॉट रिजल्ट इन सिस्टम फेलियर, यानी कि एक सिस्टम था, मैंने मेरे यूजर को ये डिप्लॉय कर दिया, यानी सॉरी यूजर को डिलीवर कर दिया, और डिलीवर्ड होने के बाद क्या हो गया, इसके अंदर फॉल्ट आ गया, लेकिन ये जो फॉल्ट आ रहा है ये ऐसा फॉल्ट है जो कि मेरे सिस्टम की जो रिजल्ट है या जो सिस्टम की वर्किंग है उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरा सिस्टम इस फॉल्ट को क्या कर पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, अवॉइड नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है इस फॉल्ट को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्ट टॉलरेंस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी। तो देखो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हमें प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन भी चाहिए, अगर हमने उसकी ऐप बनाई है तो वो एप्लीकेशन लेवल भी चाहिए, और जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो सिक्योरिटी तो आपको हर लेवल पे ही चाहिए होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी मेंशन, ठीक है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनालिसिस होगा या ये वाला होगा या ये होगा ये होगा। देखो डिजाइन तो डेफिनेटली हमारा क्या होता है, एनालिसिस हम कर लेते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं, सब कर लेते हैं कि भाई हमारा रिक्वायरमेंट एसआरएस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका डिजाइन फेज चालू होता है। एनालिसिस आप कब करोगे, जब आप रिक्वायरमेंट गैदर करोगे उसके बाद ही तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये जो सिस्टम बनाना चाह रहे हो, ये एनालाइज कर पाओगे कि सिस्टम जो बनाना चाह रहे हो फिजिबल भी है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम या जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज डन ड्यूरिंग द, कौन से फेज में या कौन से स्टेप में आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग होती है सॉफ्टवेयर की? डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन फेज। ठीक है, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेवलपमेंट तो ठीक है बट डॉक्यूमेंटेशन तो मैम हमने एसआरएस में भी कर लिया था। बट देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआरएस में एक बार डॉक्यूमेंट बना और उसके बाद आपका थ्रू आउट द लाइफ साइकिल कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है आपके हर स्टेज पे होता है। तो डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो आप आपकी टेक्निकल जो भी स्पेसिफिकेशन है वो बताओगे या यूजर गाइड प्रिपेयर करोगे कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो डेवलपमेंट तो हो गई, यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग तो होगी ही होगी, और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो, इन डिजाइन फेज विच इज द प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न। तो अगर हम प्राइमरी एरिया की बात करें डिजाइन फेज के अंदर, तो हम उसका आर्किटेक्चर भी हमारे लिए कंसर्न एरिया होता है, डेटा भी, और कैसे वो इंटरफेस करेगा यूजर के साथ वो भी। तो ये तीनों ही आपके प्राइमरी एरिया हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, structured analysis is based on the principle of top down decomposition approach, divide and conquer principle, graphical representation of results using DFD and all of the mentioned। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी आप ही बताएंगे, क्वेश्चन 3 है ये हमारा। ठीक है, बहुत इजी है। इसलिए देखो ये भी एक तरीके से आपकी एनालिटिकल स्किल पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितना अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं। अ फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन फोकसेस ऑन द एंटिटीज इन द सिस्टम रादर देन द डेटा। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होती है वो एंटिटीज पे फोकस करती है ना कि डेटा पे। तो ये बात सही है या गलत, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, which of the following is a mechanism that allows several objects in a class hierarchy to have a different method, ठीक है, with the same name, यानी कि नेम सेम है लेकिन मेथड का जो क्या बोल सकते हैं फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है। तो ये किस में आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म में। इसका मतलब क्या आता है, सेम नेम विथ डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ इज जनरलाइजेशन इंप्लीमेंटेड। तो अभी मैंने बताया था जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ क्लासेस हैं, इनके अंदर कुछ कुछ कॉमन फीचर्स हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, एक ही जगह पे कॉम्पैक्टली डाल देते हैं, यानी कि ये इसकी सुपर क्लास हो गई और ये सब क्या हो जाएंगी, सब क्लासेस हो जाएंगी, और ये सब क्लासेस यहाँ से प्रॉपर्टीज को डिराइव कर लेंगी। तो ये मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये हमारा सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम जावा के क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। डीआरई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। ये होता है आपका एरर फाउंड्स, ठीक है, बिफोर सॉफ्टवेयर डिलीवरी डिवाइडेड बाय एरर फाउंड बिफोर सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लस डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर डिलीवरी टू यूजर। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो। ठीक है, तो ये होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, डीआरई जो है किस पे डिपेंड करता है, एरर पे भी डिपेंड करेगा, एरर फाउंड बिफोर सॉफ्टवेयर डिलीवरी पे भी और डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर डिलीवरी पे दोनों। अच्छा, ये मैंने ऑप्शन यहाँ गलत दे दिया, बोथ। अच्छा, ई एंड डी इसको रेफर कर रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ए एंड बी, या तो ऑप्शन लिख लो या फिर ई एंड डी, यानी कि दोनों पे एरर्स फाउंड बिफोर सॉफ्टवेयर डिलीवरी पे भी करता है और डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर डिलीवरी टू यूजर दोनों पे ही करता है। ठीक है, तो ये इसका होता है फॉर्मूला, ये आप नोट करके रख सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जावा के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हमारे सेट का और फिर हम जावा के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज आर यूज्ड फॉर फंक्शनल पॉइंट कंप्यूटेशन। तो देखो एफपी जब आप कैलकुलेट करते हो ना, एफपी एनालिसिस करते हैं, तब हम कौन कौन सी डोमेन वैल्यूज कंसिडर करते हैं, 5 डोमेन वैल्यूज कंसिडर करते हैं। और क्या क्या होती है वो आपकी, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल इंक्वायरीज, उसके बाद क्या हो जाएंगे, इंटरनल लॉजिक फाइल्स, इंटरनल लॉजिक फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ठीक है, तो ये 5 डोमेन वैल्यूज अपन कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। तो ये चीजें हम कंसिडर करते हैं जब हम एफपी कंप्यूटेशन करते हैं फंक्शन पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं कुछ जावा के क्वेश्चंस।
देखो अब ये जावा के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। देखो और सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत से ये मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आती हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी लगता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक लाइक दे दीजिए और प्लीज वीडियोज को शेयर कर दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एन एप्लेट। अब देखो एप्लेट जो है वो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। और ये जो है एप्लेट हो गया, सर्वलेट हो गया, जेएसपी, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा है, मतलब बहुत डिटेल में तो ये पढ़ना नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्या, अब जो ये एमसीक्यूज है ना, इन्हीं के साथ ही आपको बताती जाती हूँ, ताकि क्या हो, हमारा एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे और हमारा थोड़ा टॉपिक्स भी कवर हो जाएगा। एप्लेट का मतलब क्या होता है, एप्लेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज एम्बेडेड इन द वेब पेज टू जनरेट द डायनेमिक कंटेंट। तो जो एप्लेट होता है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है जिसको आप वेब पेज जो होते हैं आपके उसके साथ एम्बेड करते हो, ताकि ये क्या जनरेट कर पाए, डायनेमिक कंटेंट। ओके, और ये कहाँ रन होता है, ये ब्राउजर के अंदर रन होता है, लेकिन वर्क कहाँ पे करता है, क्लाइंट साइड पे। ये आप बोल सकते हो कि इट रन्स इनसाइड द ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर के अंदर रन होगा, ठीक है। और ब्राउजर अपने होते कहाँ हैं, क्लाइंट साइड पे होंगे, तो वर्क्स एट क्लाइंट साइड। तो किस पे वर्क करता है, क्लाइंट साइड पे। जबकि हमारे सर्वलेट्स कहाँ पे वर्क करते हैं, सर्वलेट्स वर्क करते हैं हमारे सर्वर साइड पे। जब हम सर्वलेट के एमसीक्यू लेंगे तब मैं उससे भी, उसके रिलेटेड भी जो भी बेसिक इंट्रो होगा वो कवर कर दूंगी, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या होते हैं, चलो मैं पहले एक बार थोड़ा सा यहीं पे समझा देती हूँ और उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे तो हमें थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि इसको कहाँ पे एम्बेड करते हो, वेब पेज के अंदर एम्बेड करते हैं ताकि हम डायनामिक कंटेंट क्रिएट कर सकें। और ये कहाँ पे रन होंगे, ब्राउजर के अंदर रन होते हैं, जो कि और वर्क कहाँ करते हैं, क्लाइंट साइड पे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो क्लाइंट साइड पे वर्क करते हैं इसलिए रिस्पॉन्स टाइम इसका कम हो जाता है, ठीक है। सिक्योर्ड होते हैं और ये किसी भी ब्राउजर पे है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो लिनक्स हो, आपका विंडोज हो, मैक हो, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इधर इसकी हम हिरार्की देखें तो इसकी हिरार्की क्या है, सबसे पहले तो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास आ जाएगी, इसके बाद आता है हमारे कंपोनेंट, ठीक है, फिर आता है कंटेनर, देन आपका आता है पैनल, इसके बाद आता है आपका एप्लेट और फिर आता है आपका जे एप्लेट, ठीक है। ये इसकी हिरार्की होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होते हैं ये आपके क्लाइंट साइड के लिए होते हैं, ठीक है। और लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल मैं बता देती हूँ एक बार इसकी, फिर हम इसको एमसीक्यूज इसके डिस्कस करेंगे। एक बार लाइफ साइकिल और इसके मेथड्स देख लेते हैं कुछ जो यूज होते हैं और फिर हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। देखो लाइफ साइकिल में क्या होता है आपके, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका लाइफ साइकिल का देखो कैसे बनेगा डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले ये होता है बॉर्न, ठीक है, ये हो जाएगा इनिट, ठीक है। सबसे पहले इनिट मेथड आएगा, ठीक है, ये मैं बता दूंगी इन मेथड्स का क्या मतलब है। स्टार्ट आएगा, फिर यहाँ पे होगा आपका रनिंग, इसकी लाइफ साइकिल होती है ना, रनिंग, और ये हो जाएगा आपका प्रिंट मेथड, ठीक है। रनिंग टाइम पे अगर आप स्टॉप करोगे एप्लेट को तो ये चला जाएगा आपका आइडियल स्टेट में, और अगर स्टार्ट करोगे तो किस में चला जाएगा, वापस से रनिंग स्टेट में। देखो वैसे तो नाम से समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है, और अगर आपको इसको जो एप्लेट है इसको डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो इसको, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख देती हूँ डेड, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, एप्लेट की लाइफ साइकिल होती है। अब अगर इस लाइफ साइकिल को आप समझें तो इसमें जो इनिट मेथड होता है, ठीक है ना, इसका सिग्नेचर होता है पब्लिक वॉइड इनिट मेथड। ये किस लिए यूज होता है, टू इनिशियलाइज द एप्लेट, ठीक है। और ये सिर्फ एक बार इन्वोक होगा, ठीक है ना। पब्लिक वॉइड इसका सिग्नेचर होता है, पब्लिक वॉइड इनिट, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, एप्लेट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। और ये एक बार इन्वोक होगा। पब्लिक वॉइड स्टार्ट जो है इसका मतलब क्या होता है, ये कब इन्वोक होता है, आफ्टर इनिट, ठीक है, ओके। और ये किस लिए यूज होता है, एप्लेट को स्टार्ट करने के लिए, तो इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है और ये एप्लेट को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद देखो रनिंग में हो रहा है, ठीक है। स्टॉप किस लिए यूज होगा, तो पहले हम स्टॉप देख लेते हैं। इट इज यूज टू स्टॉप द एप्लेट, ठीक है। ये कब एप्लेट इन्वोक होगा, जब एप्लेट स्टॉप हो गया है, ठीक है, या फिर ब्राउजर आपका मिनिमाइज हो गया है, ठीक है। जब ब्राउजर मैक्सिमाइज होता है यानी कि ब्राउजर आपने खोला तो आपका एप्लेट स्टार्ट हो जाएगा रन करना, लेकिन अगर आपने ब्राउजर को मिनिमाइज किया तो आपका स्टॉप मेथड कॉल हो जाएगा। एक क्या होता है आपका डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, टू डिस्ट्रॉय द एप्लेट,
ठीक है, एप्लेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जो आप ये ध्यान रखना, जो इनिट मेथड है और जो डिस्ट्रॉय मेथड है, ठीक है, ये चारों ही, पहले तो ये बात ध्यान रखिए, चारों के जो सिग्नेचर है उसमें पब्लिक वॉइड लगेगा, ठीक है ना, पब्लिक वॉइड इनिट, पब्लिक वॉइड स्टार्ट, पब्लिक वॉइड स्टॉप एंड पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। इसके बाद जो ये इनिट मेथड है और डिस्ट्रॉय मेथड है, सिर्फ एक बार कॉल होते हैं, ठीक है ना, पूरी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। स्टार्ट और स्टॉप आपके मल्टीपल टाइम कॉल हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने ब्राउजर को कितनी बार मैक्सिमाइज किया या मिनिमाइज किया। एक आपका जो इंपॉर्टेंट मेथड है इसके अंदर, इसके अलावा भी एक दो मेथड है मैं एमसीक्यू में कवर कर लूंगी। एक और मेथड है पेंट मेथड। देखो पेंट मेथड का जो सिग्नेचर होता है वो ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, पब्लिक वॉइड पेंट, और यहाँ आ जाता है आपका ग्राफिक्स जी, ठीक है। ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है और ये किस लिए यूज होता है, टू पेंट द एप्लेट, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको, ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है, जो किस लिए यूज होता है, आपके ओवल को ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करने के लिए, आर्क को ड्रॉ करने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना, एप्लेट के अंदर आपका मेन मेथड नहीं होता, ठीक है ना। और जो एप्लेट है उसको आप दो तरीके से रन कर सकते हो, तो HTML फाइल के थ्रू रन कर सकते हो या फिर किसी एप्लेट व्यूअर टूल के थ्रू रन कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका एप्लेट को लेकर, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हमने पढ़ तो लिया ही एप्लेट के बारे में थोड़ा बेसिक, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इसके अंदर पूछा नहीं जाता, बट जो मेन चीजें पूछी जाती है वो मैंने यहाँ कवर कर दी है। अब देखो क्या पूछा है, विच ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट। तो अभी मैंने बताया आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा आपका, पेंट मेथड, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पेंट मेथड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसका ये सिग्नेचर आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है, पब्लिक वॉइड पेंट, और ग्राफिक्स का ये क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दिस मेथड कैन बी यूज टू आउटपुट अ स्ट्रिंग। देखो एप्लेट के अंदर आउटपुट अगर आपको स्ट्रिंग करनी है तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉ स्ट्रिंग। देखो कुछ कुछ मेथड्स ये नोट डाउन करते जाओ, तो ये शॉर्ट नोट आपका एक बनके रेडी हो जाएगा। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड यूज होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दिस मॉडिफायर कैन बी यूज फॉर अ वेरिएबल सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू एनी थ्रेड और पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। तो कौन सा मॉडिफायर यूज करते हैं हम वेरिएबल के लिए, जब अगर हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल को आप किसी भी थ्रेड या किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम से एक्सेस करा पाए। तो देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर यूज किया जाता है, आपका वॉलेटाइल मॉडिफायर यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या बताता है कंपाइलर को कि जो वेरिएबल है इट इज मॉडिफाइड बाय वॉलेटाइल, मींस इट कैन बी चेंज अनएक्सपेक्टेडली बाय अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और ये कब सिचुएशन क्रिएट होती है, स्पेशली जब आप मल्टी थ्रेडिंग आपकी इन्वॉल्व होती है आपके प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज ऑपरेशन कैन बी यूज टू गेट रन टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की अगर रन टाइम इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो, आप यूज करते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये थोड़े से AWT के क्वेश्चंस आ गए। तो ये फाइल्स पे आप देख सकते हो कौन से यूज करते हैं, import java.awt.star, और जो एप्लेट आप एप्लेट बनाना चाह रहे हैं वो किसको एक्सटेंड करती है, एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करती है, ठीक है। और वो किसके अंदर होती है, आपकी java.applet.applet के अंदर, ठीक है। देखो, what is the message is displayed in the applet made बाय द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। तो देखो क्या कर रहे हो, आपने एक पब्लिक क्लास माई एप्लेट बनाई। देखो मैंने कहा ना मेन फंक्शन यहाँ लिखना नहीं है जरूरी, ठीक है, मेन फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माई एप्लेट, ठीक है। पेंट मेथड हमें करना होता है क्योंकि हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना होता है जो कि ग्राफिक्स लेता है। तो देखो ये सिग्नेचर बिल्कुल सही है। और ड्रॉ स्ट्रिंग क्या करेगा, एक स्ट्रिंग ड्रॉ कर देगा। स्ट्रिंग क्या ड्रॉ कर देगा, अ सिंपल एप्लेट, ठीक है। तो ये आपके आउटपुट के अंदर आ जाएगी अ सिंपल एप्लेट। और ये 2020 का मतलब क्या है कि कितनी लेंथ और कितनी विड्थ के अंदर ये आपकी विंडो बनेगी, और उस विंडो के अंदर आपकी सिंपल एप्लेट जो है प्रिंट करके आ जाएगी एज अ आउटपुट। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल एप्लेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एप्लीकेशन बॉक्स मेड बाय द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। तो देखो एक एप्लीकेशन बॉक्स बनाया और हमसे इससे लेंथ पूछी है। तो देखो ये एक एप्लीकेशन बॉक्स बना, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो देखो ये लेंथ बताता है, ये विड्थ बताता है, तो कितनी लेंथ हो जाएगी 20। तो ऑप्शन में क्या जाएगा आंसर 20। सिंपल है, वही पेंट मेथड में कॉल हो रहा है, वो प्रोग्राम वही वाला है, बस अब इसमें आउटपुट दूसरे दूसरे पूछ रहे हैं अलग अलग टाइप से क्वेश्चन में। लेंथ कितनी है इसकी, व्हाट इज द लेंथ, वापस से देखो लेंथ पूछिए, इसमें ऊपर भी आई थिंक लेंथ ही पूछी थी, हाँ सही है, ठीक है, लेंथ पूछिए। देखो लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि जब हमें एप्लेट से कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, पेंट मेथड को कॉल कराना पड़ता है। लेकिन इस प्रोग्राम में देखो कहीं पे भी पेंट मेथड कॉल नहीं कर रखा, तो ये क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एरर। अगर यहाँ पे दिए होता, अगर पेंट मेथड दिया होता तो हम आंसर 20 करते, लेकिन पेंट मेथड ही नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरर।
नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा है लेकिन ये प्रोग्राम का आंसर बहुत इजी है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ मेथड्स हैं या क्लासेस हैं जो भी हैं, इन सबको आप क्या कर पाओगे, अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे और आपको समझ में भी आएगा ये क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि पहले इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना, इसका आंसर मुझे बताना, और इसी प्रोग्राम में कुछ कुछ मॉडिफाई करके भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आंसर आ सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है होमवर्क एक्टिविटी का। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मेथड कॉल टेक प्ले व्हेन एन एप्लेट बिगिंस। ठीक है, अभी डिस्ट्रॉय की बात नहीं कर रहे, जब एप्लेट बिगिन होती है। तो अभी हमने देखा पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर स्टार्ट होता है, बट फिर क्रिएट तो नहीं होता। क्रिएट मेथड तो हमने नहीं देखा। स्टार्ट पहले नहीं होता, पहले इनिट होता है, तो ये भी गलत है। पहले इनिट होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर पेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। देखो, स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इन्होंने S1 और उसमें क्या इनिशियलाइज कर दिया है इन्होंने, हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, S1 के अंदर कर रहा है सेट कैर एट 1, x, यानी कि 1 पोजीशन पे आपको जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको क्या कर देना है, सेट x सेट कर देना है, यानी कि रिप्लेस कर देना है। तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये 0 से होती है इंडेक्स, चलो तो 0 1 2 3 4। तो 1 पे क्या लिखा हुआ है हमारा e, तो e को किससे रिप्लेस कर देना है, x से। और उसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, HXLLO। तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, एप्लेट्स आर डिजाइन टू बी एम्बेडेड विद इन एन HTML। अभी मैंने बताया था 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो कोई एप्लेट व्यूअर टूल ले लो या फिर HTML ले लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू व्यू एन एप्लेट। देखो, एप्लेट को देखने के लिए आपको कौन सा यहाँ पे चाहिए होगा, JVM चाहिए होगा। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। विच मेथड इज ओनली कॉल्ड व्हेन द ब्राउजर शट डाउन। ठीक है, नॉर्मली आप क्या करना चाह रहे हो, ब्राउजर को बंद करना चाह रहे हो, यानी कि अब आप क्या करना चाह रहे हो, आपको उस एप्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं हो और एप्लेट को बंद करना चाह रहे हो, तो इसलिए कौन सा मेथड कॉल होता है, डिस्ट्रॉय मेथड, और ये सिर्फ एक बार ही कॉल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो, ये कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि एप्लेट के कुछ क्वेश्चन जो कवर हो कर सकते हैं यहाँ पे, जिन पे पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। सो विच मेथड कॉज द ऑडियो क्लिप टू रीप्ले कंटिन्यूअसली। ठीक है, कोई ऑडियो क्लिप है जिसको मुझे रीप्ले करना है, कंटिन्यूअसली रीप्ले करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा, वो यूज होगा आपका पब्लिक वॉइड लूप। प्ले यूज होता है उस ऑडियो क्लिप को प्ले करने के लिए, स्टॉप होता है उस ऑडियो क्लिप को स्टॉप करने के लिए, लेकिन अगर मुझे रिप्ले करना है कंटिन्यूअली तो हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक वॉइड लूप। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पेंट मेथड इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड इन AWT। तो ये बात है बिल्कुल सही। जो पेंट मेथड है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, किस में डिफाइंड होता है, AWT के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि AWT की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे क्या होती है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, काफी चीजें मैंने एप्लेट की पढ़ा दी है, थोड़ा सा एप्लेट आप खुद से भी पढ़िए। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा ही टॉपिक है, इसको पढ़िए और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि AWT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।